गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट का पार्ट 2 हमारा होगा। सेकंड पार्ट, इस सेकंड पार्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हमारा है हाइड्रोजन। केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हमारा है हाइड्रोजन। तो आज हम इस हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के बारे में सारे लोग परिचित हैं कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H होता है। H हाइड्रोजन, और ये होता है हाइड्रोजन परमाणु, इसको कहते हैं हाइड्रोजन परमाणु। और जो हाइड्रोजन की अणु अवस्था होती है उसे हम H2 से लिखते हैं, जिसे कहा जाता है हाइड्रोजन अणु। हाइड्रोजन का अणु, इसकी अणु अवस्था H2 होती है और परमाणु अवस्था केवल H होती है। अगर हम हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक ये होता है 1। इसका परमाणु भार भी इसका कितना होता है? 1 ही होता है। अगर हम इसमें जो मूल कण हमारे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो इसमें प्रोटॉन होता है एक प्रोटॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। और यहाँ पर बता दें आपको कि न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। जो हाइड्रोजन होता है, सबसे सरल हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व जो होता है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 0 होती है। वैसे तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। 3 समस्थानिक ज्ञात किए गए हैं, जिन्हें हम क्रमशः 1H1, 1H2 और 1H3 हम जानते हैं कि यहाँ पर जो संख्या लिखी गई है इसका परमाणु क्रमांक है। ये इसका क्या है? परमाणु क्रमांक है। और परमाणु क्रमांक है, और इस सिंबल के ऊपर जो लिखा गया है ये उस तत्व का परमाणु भार है। ये इस तत्व का परमाणु भार है। तो हाइड्रोजन 1H1, 1H2 और 1H3 यानी कि 3 प्रकार के हाइड्रोजन है, जिनमें सबका परमाणु क्रमांक बराबर है, 1, 1 और 1, और परमाणु भार 1, 2 और 3 है। तो जब परमाणु क्रमांक बराबर हो और परमाणु भार जो है वो अलग अलग हो तो उन्हीं तत्वों को कहते हैं समस्थानिक। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। इनको सामान्यतः हम इसे कहा जाता है प्रोटियम। इसे प्रोटियम भी कहते हैं क्योंकि इसमें केवल एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, इसे प्रोटियम कहते हैं। ये हमारा ड्यूटीरियम होता है, ड्यूटीरियम। और ये जो है इसको हम ट्राइटियम कहते हैं, ट्राइटियम। 3 समस्थानिक हैं। इनको सामान्यतः हम H से, इसको D से और इसको T से प्रेरित करते हैं। इसे ड्यूटीरियम को भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। ये हमारा होता है भारी हाइड्रोजन। और ये होता है रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन, ये हमारा भारी हाइड्रोजन और ये रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन होता है। तो ये हो गए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है?
जब हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम दो तरीके से लिखते हैं। एक तो हम इसको लिखते हैं बोरबरी नियम से, बोरबरी नियम से, जिसका अध्ययन हम 9th क्लास में कर चुके हैं। बोरबरी नियम से सिंपल सा है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो लिखा जाएगा केवल, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक होता है तो लिख देंगे सीधे 1, यानी कि इसके KLMN के कोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है तो लिखेंगे केवल 1, के कोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार जब हम अफबाउ नियम से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम ऑर्बिटल में करेंगे, ऑर्बिटल में करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन होगी हाइड्रोजन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s1, 1s1। इस 1s1 की हम बात कर लेते हैं कि यह है क्या, 1s1। देखिए ये 1 ये प्रदर्शित करता है, ध्यान से सुनिएगा, कोष को, पहला कोष एक है, इसका मतलब पहला कोष मतलब के कोष, यानी कि यहाँ पर कोष है और कोष का मान n बराबर 1 है, इसका मतलब ये के कोष को व्यक्त कर रहा है, तो ये हो गया कोष। दूसरी बात करेंगे यस की, ये जो यस पी डी और एफ ये 4 ऑर्बिटल होते हैं, तो यहाँ पर यस प्रदर्शित कर रहा है ऑर्बिटल को, ये प्रदर्शित कर रहा है ऑर्बिटल को, और ये जो संख्या लिखी जाती है ये 1s1, ये संख्या ये प्रदर्शित करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये हाइड्रोजन का एक इंट्रोडक्शन होता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, इसमें कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हैं, और इसके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आवर्त सारणी से रिलेटेड कुछ बिंदुओं की जो कि हाइड्रोजन को परिभाषित करती हैं। तो देखिए हम पिछली क्लास में यानी कि हाई स्कूल में हम आवर्त सारणी के बारे में पढ़े हैं, आवर्त सारणी के बारे में हमने पढ़ा है, और जो भी आवर्त सारणी होती चाहे वो मूल मेंडलीव की मूल सारणी हो या दीर्घाकार आवर्त सारणी हो या मोजले की संशोधित सारणी हो, जिस भी सारणी को पढ़ते हैं उस सारणी का एक दोष सबसे पहले लिख दिया जाता है कि पूछते हैं कि आवर्त सारणी का दोष, तो उस दोष में एक लाइन आती है, हर बार आती है, हम लिखते हैं कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति, हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित है, हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित है। ये हम आवर्त सारणी के दोष के रूप में पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन की आवर्त सारणी में स्थिति अनिश्चित है, क्योंकि हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में प्रत्येक तत्व हाइड्रोजन को छोड़कर प्रत्येक तत्व चाहे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम या फिर आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान या कार्बन, ऑक्सीजन, जो भी तत्व है, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जिंक, जो भी हैं, जितने भी तत्व हैं, उन सारे तत्वों की स्थिति निश्चित है कि उनको हम किस वर्ग में रखेंगे, किस ब्लॉक में रखेंगे, किस समूह में रखेंगे। लेकिन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित है तो क्यों है और उसको कहाँ पर रखा गया है। तो सबसे पहले अगर हम बताएं आपको तो हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के 2 वर्गों में रखा जाता है। पहला वर्ग है आवर्त सारणी का सबसे पहला वर्ग है फर्स्ट ए वर्ग, आवर्त सारणी का सबसे पहला वर्ग है फर्स्ट ए। जब आप आवर्त सारणी को देखते हैं ऐसे तो यहाँ पर आपको वर्ग मिलेगा फर्स्ट ए, और फर्स्ट ए के बाद यहाँ पर आपको वर्ग मिलेगा सेकेंड ए, सेकेंड ए के बाद यहाँ पर ऐसे गर्तुमा हो जाता है, फिर यहाँ जाते हैं, यहाँ इस तरह से ऐसे ऐसे आवर्त सारणी का रूप होता है लगभग। तो फर्स्ट ए, सेकेंड ए, ये आपका एस ब्लॉक होता है, ये एस ब्लॉक होता है, ये आपका डी ब्लॉक होता है जिसमें आप देखेंगे आवर्त सारणी 10 वर्ग हैं इसमें,
कुल 10 वर्ग मिलेंगे। फिर यहाँ पर आपका ये होता है नीचे एफ ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक होता है। ये आपका इधर ये जो है ये पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक, इसमें आपके 6 वर्ग हैं। इन्हीं 6 वर्गों की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 वर्ग हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ए और सेकेंड ए के बाद आप देखेंगे तो ये होता है थर्ड ए, ये होता है फोर्थ ए, ये होता है फिफ्थ ए, ये होता है सिक्स्थ ए। यहीं पर एक वर्ग है सेवंथ ए, और लास्ट में ये 0 ग्रुप होता है जिसमें आपका सबसे ऊपर हीलियम रखा गया है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान और रेडान है सबसे लास्ट में। और यहाँ पर आएंगे तो आपको हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम है। ये आपका होता है फर्स्ट ए और ये होता है आपका सेकंड ए, थर्ड ए, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है सेवंथ ए। तो हम आपको बता दें कि हाइड्रोजन को रखने के लिए 2 वर्ग सुझाए जाते हैं कि हाइड्रोजन को हम 2 वर्गों के साथ रखते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ग है जो कि है हाइड्रोजन के लिए, वो सुझाया जाता है कि हाइड्रोजन को यस ब्लॉक के फर्स्ट ए वर्ग में रखा जाए, यानी कि इस वर्ग में रखा जाए, फर्स्ट ए वर्ग में रखा जाए। और जो दूसरा है, दूसरी जो बात होती है, यानी जो सुझाया जाता है, जो कहा जाता है कि हाइड्रोजन को पी ब्लॉक की सेवंथ ए वर्ग में रखा जाए। 2 वर्ग हो गए, 2 जगह बताया जा रहा है। एक हो गया फर्स्ट ए यस ब्लॉक और दूसरा हो गया सेवंथ ए पी ब्लॉक। इन 2 वर्गों में हाइड्रोजन को रखने की बात होती है कि हाइड्रोजन को यहाँ पर रखा जाए या हाइड्रोजन को यहाँ पर रखा जाए सेवंथ ए में। इन्हीं दोनों को लेकर अलग अलग संभावनाएं बताई जाती हैं और इसी कारण से हाइड्रोजन की स्थिति को अनिश्चित कहा गया है। तो हम अगली क्लास में आपको बताएंगे कि हम इन दोनों वर्गों में हाइड्रोजन को क्यों रखते हैं, ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसे कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, कौन सी संभावनाएं हैं, जिन संभावनाओं के आधार पर हम हाइड्रोजन को अन्य तत्वों की अपेक्षा, सारे तत्व एक ही स्थिति में होती है लेकिन हाइड्रोजन को इन दोनों वर्गों में रखने की संभावनाएं या रखने के लिए क्यों कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में आपको ये इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे कि हम हाइड्रोजन को इन दोनों वर्गों में, जिसकी स्थिति को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करेंगे, फर्स्ट ए और सेवंथ ए में रखना है, क्यों रखते हैं और इसका कौन सा कारण होता है, ऐसी कौन सी संभावनाएं हैं जिससे हाइड्रोजन को अनिश्चित रूप से रखा गया है। धन्यवाद।